नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटो पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अप्लाइड फिजिक्स 1 क्वेश्चन पेपर का 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा और क्वेश्चन पेपर को आप सभी डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका नवंबर 2022 एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड इन। तो लेंथ आपका किस में मेजर्ड नहीं किया जाता है दिए गए फ्लोइंग 4 ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन है फेरमी या फर्मी। तो ये आपका डिस्टेंस का ही यूनिट है। ठीक है, और 1 फेरमी कह ले बराबर होता है 10⁻⁻16 मीटर। ठीक है, और वही माइक्रोन जो होता है वो आपका 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। लाइट ईयर जो होता है वो आपका, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके लिए नोट्स भी रखा हूँ। इस पीडीएफ को भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ पे सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डिटेल्स वाइज दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फेरमी जो होता है वो आपका -15 मीटर होता है, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोन आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है, ये भी यूनिट हुआ लेंथ का। लाइट ईयर जो हुआ वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का मात्रक हुआ। आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस का ही मात्रक हुआ। इसका दूरी बहुत ही लंबा होता है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो 3 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, किसका मात्रक हो गया, तो दूरी का। एक ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, वो था आपका डीवाई, जो कि यूनिट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और यहाँ पे सीजीएस यूनिट में फोर्स का मात्रक भी डीवाई हो सकता है। 1 डीवाई बराबर 3.36 × 10⁻13 कूलम मीटर, ये आपका वैल्यू हुआ। तो इसलिए जो क्वेश्चन था आपके यहाँ पे, उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीवाई। क्योंकि डीवाई ही है, वो लेंथ का यूनिट नहीं हुआ या लेंथ इससे नहीं मापा जाता है। डीवाई आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का मापने का इकाई है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है साथियों, एक डायमेंशन दे दिया है और दूसरा क्वेश्चन में, तो ये आपका रहा डायमेंशन ML2T-3। और यह किसके फार्मूला के लिए है, ठीक है, डायमेंशन। तो फोर्स मैं यहाँ पे लिख करके बताया हूँ। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, उसे आप लोग बोले तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे बताया हूँ। फोर्स का डायमेंशन आपका ये हो गया। ठीक है, वही मोमेंटम का डायमेंशन आपका ये हो गया MLT-1। और जो जूल हुआ या टॉर्क हुआ, उसका डायमेंशन भी यहाँ पे मेंशन है, ML2T-2 होता है। वहीं पावर जो आपका होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो जूल का मात्रक क्या होता है, जूल का जो मीटर फंडामेंटल यूनिट में अगर लिखिएगा तो जूल बराबर आपके होते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एस कर दीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड के पावर -3 हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से रहा आपका पावर का डायमेंशन। तो पावर का डायमेंशन हो गया ML2T-3, यही पूछा गया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, when two equal forces have resultant equal to either of them,
देन द एंगल बिटवीन देम विल बी। तो यहाँ पे बोला गया है कि दो गो रिजल्टेंट है, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए या रिजल्टेंट है, कोई बी रिजल्टेंट है। अब बोला गया है कि इस दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट तो आपका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये दोनों इस दोनों के इक्वल है, रिजल्टेंट भी वेक्टर ए और वेक्टर बी के इक्वल है। तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, तो एंगल क्या होगा, कैसे इसे निकाला जाए, उससे भी मैंने आप सभी को डिराइव करके यहाँ पे बताया हूँ। यहाँ पे फार्मूला क्या कैसे निकाला जाता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के, चूँकि ए और बी बराबर ए प्लस बी इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और साथ में ए और बी के रिजल्टेंट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो सभी रखिएगा। तो आपका कॉस थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। और इसलिए कॉस थीटा आप कह ले तो कॉस जो होता है वो 90 + 30 डिग्री सेकेंड में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 यानी कि -1/2। इसलिए आप कह सकते हैं जो ये जो 30 डिग्री टोटल जो हुआ 120 डिग्री वो आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आई वेक्टर जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालने हैं। तो उसी वाले फार्मूला पे रख दीजिए, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, इसी वाले फार्मूला पे रख दे दीजिए। ए और बी की जगह पर आई और जे कैप को रख दीजिए। ठीक है, वेक्टर भी रख सकते हैं, कैप को रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे आई कैप जे कैप, तो इसे आप रखिएगा। तो आई इंटू आई तो 1 होता है, लेकिन आई इंटू जे का डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है, 0 होता है। तो ए वाला टर्म जो है वो आपका 0 में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं आई का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1, तो √2 अंदर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, √2। 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 particles of equal masses are revolving in circular path of radii r1 r2 respectively with the same speed, the ratio of their centripetal force will be। तो आपका बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक है आपका r और एक है आपका, मान लेते हैं r2, एक था आपका r1। इस दोनों का सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, नहीं क्या होगा, और इसका क्या इक्वल है, तो मास इक्वल है। दोनों तरफ मान लेते हैं 1 kg का कुछ गेंद लटका दिया गया हो। ठीक है, दोनों दूरी पे, और इसको आप नचाइएगा तो, और इसको भी आप नचाइएगा तो दोनों का मास इक्वल है। तो इन दोनों का सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो जाएंगे, अभिकेंद्रक बल क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे, ये रहा आपका आंसर, R2/R1 हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्यों होगा, तो फार्मूला यहाँ पे है, F जो होता है वो mv² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप रख लीजिए, मास से मास कट जाएगा, वेलोसिटी सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको रख के बताऊँ तो क्या हो जाएगा, रेडियस जिसका त्रिज्या 1 वाले के लिए यहाँ पे लिखते हैं,
तो m1 मास सभी का सेम है तो m ही रखते हैं। v को यहाँ पे रखते हैं, v को वेलोसिटी क्या है, मास सेम है तो वेलोसिटी को भी सेम माना जा सकता है। ठीक है, वेलोसिटी को भी मान लीजिए v और रेडियस 1, यहाँ पे भी f2 के लिए भी हो जाएगा mv2 स्क्वायर अपॉन रेडियस 2। इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपका m से m कट जाएगा, और चूँकि f जो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, इसको निगलेक्ट कर दिया जाए तो आपका f1/f2 जो है वो आपका हो जाएगा r2/r1 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया ए। 6th नंबर देखेंगे, यहाँ पे है नॉर्मल रिएक्शन इन डबल। नॉर्मल रिएक्शन को अगर डबल कर दिया जाए तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कोफिशिएंट फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे जानते हैं। फार्मूला तो आपका ये होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स F अपॉन नॉर्मल फ्रिक्शन, ये आपका फार्मूला होता है कोफिशिएंट फ्रिक्शन को निकालने के लिए। तो बोला गया है कि नॉर्मल फोर्स को दोगुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे दोगुना कर दीजिएगा इसको, तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन हाफ से हाफ हो जाएगा ना। ओवरऑल बटा में दोगुना कीजिएगा तो ओवरऑल आपका रिजल्ट आधा से घट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा। बट ये गलत बात है। ठीक है, ये मेथड गलत है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड ही नहीं करता है। कोफिशिएंट फ्रिक्शन आपका मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जैसे सरफेस ज़्यादा खुरदरा है, ज़्यादा उसमें टूटा फूटा है, ज़्यादा घर्षण होगी तो वहाँ पे उसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन अधिक होगा। और यहाँ पे नॉर्मल पर उसका कोई लेना देना ही नहीं है। नॉर्मल तो आपका कह सकते हैं कि एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रफनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू सरफेस अगर कांटेक्ट में हो तो उसके रफनेस पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे भी कांटेक्ट में हो तो वो डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो असल में आप सभी मार देते हाफ, लेकिन यहाँ पे नो चेंज इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वन हैज़ द ग्रेटर मोमेंटम। तो ये सवाल एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। इसमें आपको माइंड लगाने पड़ेंगे। बोला जा रहा है कि एक हल्का बॉडी और एक भारी बॉडी है जिसका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो है वो सेम है। गतिज ऊर्जा सेम दे दिया गया है तो मोमेंटम पूछा जा रहा है कि हल्के वाले बॉडी पे मोमेंटम यानी संवेग ज़्यादा होगा या हैवी बॉडी यानी भारी जो बॉडी है, भारी वाला जो वस्तु है उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो इसे मैं आप सभी के लिए बना करके रखा हूँ ताकि आप सभी कम समय में इसका आंसर देख पाए तो और इसका डेरिवेशन भी समझ पाए। यहाँ पे देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी को इस प्रकार से लिखा जाता है। बिल्कुल, अब मान लेते हैं कि हैवियर बॉडी है वो आपका m1 है और लाइटर को m2 मान लेते हैं। तो मास चूँकि m1 का ज़्यादा है क्योंकि हैवियर बॉडी है, और m2 हल्का वाला बॉडी है तो मास तो अधिक। वही चीज़ लिखा गया है कि मास जो है वो m1 का ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी मान लेते हैं अलग अलग ही है, हैवियर बॉडी का भी अलग होगा और लाइटर बॉडी का भी अलग होगा। दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी आपका समान है।
काइनेटिक एनर्जी हैवियर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लाइटर बॉडी का समान है। तो यहाँ पे इस मेथड से भी आप समझ सकते हैं, बट चलिए इसे भी आपको इस सभी को देखने हैं, ठीक है, आप सभी को देखने हैं। यहाँ पे मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी। काइनेटिक एनर्जी को ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, आप सभी ध्यान देंगे। और इसको ही आप 2m को इधर भेज दीजिएगा, 2m को उधर भेज दीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी तक मैंने जो भी बोला अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी हल्के वाले बॉडी का और भारी वाले बॉडी का बराबर है, तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 से 1/2 तो कट जाएगा। अब चूँकि मास m1 का अधिक है, m2 का कम है, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, m1 और m1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं और इसको एक मोमेंटम के फार्मूला में ले आते हैं। मोमेंटम के फार्मूला में ले आए तो ये आपका मोमेंटम का स्क्वायर बटे मोमेंटम 2 का स्क्वायर हो गया, और बट्टा में m1 और m2 एक अलग से डिवाइड करने पड़े थे, तो वो आपका एज इट इज है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मोमेंटम आपका बोला गया था कि मोमेंटम नहीं, काइनेटिक एनर्जी सेम था ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे इक्वल लाना था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कोई काइनेटिक एनर्जी है और उसके साथ इस m2 को यहाँ पे भेज दीजिए और इस m1 को यहाँ पे भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेस को मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी चीज़ से और मोर को मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी चीज़ से, तो ये दोनों तभी इक्वल हो सकता है जब इसका मतलब ये हो कि P1 कम है, P1 ज़्यादा होगा। जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊं कि लेस है तो लेस को 1 मान लेते हैं और P1 को क्या मान लेते हैं, P1 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। और मोर है उसको हम लोग 2 मान लेते हैं और P2 को P2 स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो ये इक्वेशन कब बराबर होगा, ये इक्वेशन तभी बराबर होगा जब ये तो देखिए, ये तो आपका P1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू P2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 जो है 2 गुना है P2 के, यानी कि P1 बड़ा होगा, ऐसे स्क्वायर है, P1 का स्क्वायर 2 गुना है P2 का, यानी कि इसका मतलब P1 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन P2 स्क्वायर है, यानी कि P1 आपका हैवियर बॉडी था और P2 आपका लोअर बॉडी का मोमेंटम था। तो आप कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ हैवियर बॉडी इज हायर देन मोमेंटम ऑफ लोअर बॉडी, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी समान हो तो हैवियर बॉडी का जो मोमेंटम है वो ग्रेटर देन होगा लाइटर बॉडी से, या फिर लाइट वाले बॉडी के मोमेंटम से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ए लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स डैश ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जो आपका है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपका न्यूटन के 3rd लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे उसका भी डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है, डेराइव किया गया है, क्या है तो बेस्ड ऑन न्यूटन 3rd लॉ ऑफ
मोशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डिराइव तभी होता है जब एक्शन एंड रिएक्शन का जो क्या होता है, फोर्स का रेसिप्रोकेटिंग इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है। इसी से आपका ये जो थर्ड लॉ जो होता है, एवरी एक्शन एवरी फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी से आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही वो लॉज बेस्ड है, या फिर वाइस वर्सा। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 8 का क्या होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ए लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीसरे रैखिक संरक्षण सिद्धांत के नियम पर को मतलब व्याख्या करता है, सही तरीके से लॉजिकली व्याख्या करता है। 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द टॉर्क ऑन ए बॉडी इज जीरो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज। टॉर्क जीरो है तो बॉडी में क्या चेंज नहीं करेगा। ऑप्शन है लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए टॉर्क का फार्मूला ये होता है, टॉर्क का फार्मूला ये होता है dl/dt। तो dl/dt क्या है, बोला गया है कि नॉट चेंज। तो नॉट चेंज होगा यानी कि कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नॉट चेंज, यहाँ पे देखिए dl/dt जीरो दिया गया है, तो जीरो दिया गया है तो क्या चीज़ का l के जगह पे क्या हो कि dl/dt l का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो आ जाए। तो कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी संख्या हो, 5 हो 10 हो, कुछ भी कांस्टेंट जो हो उसका डिफरेंशिएशन ही ना जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जीरो होता है। इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इसलिए लेंथ जो है वो आपका कांस्टेंट होना ही चाहिए, तभी जाके आपके कहा जाएगा कि वो जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एंगुलर मोमेंटम का ही वो फार्मूला था dl/dt। तो ये आपका बोला गया है कि जीरो है, तो एक तो कांस्टेंट भी है और ये फार्मूला चूँकि है एंगुलर मोमेंटम का, इसलिए एंगुलर मोमेंटम इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं ठीक से, हो सकता है कि आपको नहीं बता पा रहा हूँ, बट आप इस लिखित को देखिएगा, आप सभी अपने से दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशन इज गिवन बाय। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी रोटेशनल मोशन का या रोटेशन का आपका होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का मतलब हुआ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हुआ। 11 नंबर, द पॉइंट ऑन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व एट विच द मटेरियल बिगिन टू फ्लो इज कॉल्ड। तो यहाँ पे मैं बताया हूँ कि बोला गया है कि पॉइंट जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है वो क्या है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के ग्राफ पर, ठीक है, वैसा पॉइंट जिसके आगे, वैसा पॉइंट जहाँ से मटेरियल स्टार्ट हो जाता है फ्लो करने के लिए, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो पॉइंट आपका, ठीक है, यहाँ पे मैं डिराइव कर दिया हूँ हुक्स लॉ या फिर स्टोक्स लॉ। क्या बोलता है, तो बोलता है कि एक होता है पॉइंट, तो वो आपका होता है इलास्टिक लिमिट, वहाँ तक आपके
हुक्स लॉ एप्लीकेबल करता है। बट उसके बाद एक पॉइंट होता है अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, तो वहाँ से ही आपका प्लास्टिक हो मटेरियल का, ठीक है, या फिर मटेरियल ही स्टार्ट कर देता है यहाँ से फ्लो होना, ठीक है, यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो पॉइंट जो हुआ वो आपका ये जो हुआ पॉइंट इलास्टिक लिमिट, वहाँ तक क्या होता है तो हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। लेकिन ऐसा पॉइंट जहाँ से मटेरियल स्टार्ट हो जाए फ्लो होना, तो उस पॉइंट को आप यील्ड पॉइंट या यील्डिंग पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग गॉग प्रेशर इज कॉल्ड। तो गॉग प्रेशर को मापने का जो डिवाइस होता है उसको हम लोग मैनोमीटर बोलते हैं। और मैनोमीटर से आप देख सकते हैं गॉज प्रेशर को मापा जाता है, या डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट के प्रेशर को भी मापा जाता है मैनोमीटर से। वही हाइड्रोमीटर का उपयोग आपका रिलेटिव डेंसिटी किसी भी लिक्विड या द्रव को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि आपके वायुमंडलीय दबाव को मापता है। ओके, तो आपका 12 का राइट आंसर हो गया मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 13वां नंबर क्वेश्चन है एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। क्या होगा अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो हमारा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डिक्रीज करेगा। और ये जो डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा, ये समझने वाली बात है कि आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो एक तरह से विस्कोसिटी प्रॉपर्टी जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो डिक्रीज इसलिए करेगा। समझने का यहाँ पे फेर है, जैसे पानी को ही आप गर्म कर दीजिएगा तो एक तरह से वो और ज़्यादा पतला हो जाएगा, भाप बन के भी यहाँ पे उड़ने लगता है। तो इसी प्रकार से जैसे शहद को भी गर्म कीजिए, उसको ज़मीन पे रख दीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं शहद पहले जमा हुआ था, गर्म किए, वहाँ पे वो जमे हुए से अपने लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो जमा हुआ चीज़ को आप नीचे गिराइएगा तो जल्दी फंसर जाएगा सरफेस पे, या फिर लिक्विड में जब टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड हुआ तो उसे ज़मीन पे गिराते ही वो तुरंत बिखर जाएगा। तो ये आपका टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो विस्कोसिटी जो है कोफिशिएंट वो आपका घटेगा, ठीक है, विस्कस प्रॉपर्टी आपका घट जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप अटेंड लिमिटेड वैल्यू बिकॉज ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो बोला क्या है कि जो बारिश का बूंद होता है जब वह नीचे गिरता है तो उसका वेलोसिटी एक लिमिट रफ्तार में ही आता है, ठीक है। क्यों, उसे तो बहुत तेज़ी से आना चाहिए था। तो उसका यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे बताया गया है कि क्यों आपका रेन का जो वेलोसिटी होता है वो क्यों आपका लिमिटेड उसका वेलोसिटी होता है, वेग उसका रफ्तार या स्पीड कह ले। तो यह आपका विस्कस फोर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय एयर, एक आपका विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जब बारिश की बूंदें ज़मीन पे गिरती है तो उसका स्पीड इंक्रीज तो करता है, लेकिन एट द स्पीड ऑफ विस्कस फोर्स के स्पीड के कारण बाय एयर का विस्कस फोर्स इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। क्या होता है तो फोर्स जो होता है विस्कस फोर्स F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, सो एक्सेलरेशन स्टॉप्स। तो जो एक्सेलरेशन होगा बारिश के बूंदों का वो रुक जाता है, उसको रोक कहा जाए तो रोक दिया जाता है किसके द्वारा, तो विस्कस फोर्स बाय एयर वो आपका बढ़ जाता है, इसलिए वेलोसिटी को स्टॉप कर देता है, स्पीड इस वेलोसिटी को एक्सेलरेशन को रोक देता है, वेलोसिटी को नहीं। तो इसलिए एक कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से वह ज़मीन की तरफ गिरता है, ठीक है।
बारिश की बूंदें। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर के कारण उसका जो वेलोसिटी होता है पानी के बूंद का वो आपका लिमिटेड होता है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विस्कस फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर इज। तो विस्कस फोर्स टू लिक्विड लेयर का टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस होता है, यहाँ पे बताया गया है। क्यों? क्योंकि विस्कस फोर्स आप समझ सकते हैं, लिक्विड का लेयर कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। तो एक तरफ का फोर्स अगर इस तरफ, ये जो लिक्विड का फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, तो एक तरफ फोर्स इस तरफ लगेगा, तो ये ऊपर नीचे फोर्स नहीं लगता है, समझने वाली बात है। ये आपका टेंजेंशियली कह ले तो आप हॉरिजॉन्टली कह सकते हैं, लेयर बाय लेयर आपका टेंजेंशियल ही लगता है लिक्विड के सरफेस के बीचों बीच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। 16वां नंबर क्वेश्चन है, द टेम्परेचर फॉर विच द रीडिंग ऑफ सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज आइडेंटिकल। मैं यहाँ पे बताया गया हूँ कि उस डिग्री, कितना डिग्री पे आपका जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का वो इक्वल होता है। तो -40 डिग्री पे आपके दोनों फ़ारेनहाइट का वैल्यू भी और सेल्सियस का वैल्यू भी इक्वल होता है। क्यों होता है, यहाँ पे बताया गया है। इस वाले फार्मूला पे अगर आप पुट करते हैं -40 डिग्री को, तो आप पाएंगे कि दोनों का वैल्यू -8 डिग्री आ रहा है, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री पे आपके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल जो है वो आइडेंटिकल होता है, एक समान कह सकते हैं, वो एक ही प्रकार के मापन को करते हैं। From which law of thermodynamics the concept of heat is related? तो यहाँ पे देखिए, थर्मोडाइनामिक्स में कंसेप्ट ऑफ हीट किससे रिलेटेड होता है, तो किस लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स में कंसेप्ट ऑफ हीट से संबंधित रखता है, कौन सा लॉ थर्मोडाइनामिक्स का, तो आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स आपका हीट, कंसेप्ट ऑफ हीट से रिलेटेड होता है, यहाँ पे बताया गया है, आप सभी इसे देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो आपके कंसेप्ट ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोला जाता है कि हीट को, एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म को बदला जा सकता है। ध्यान देंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। और आप थर्ड लॉ, 0th लॉ के बारे में भी समझ सकते हैं, ये आपके कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर पे बेस्ड होता है। थर्ड लॉ जो होता है वो आपका बेस्ड तो नहीं बल्कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ प्रोसेस, मतलब कभी भी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की तरफ नहीं बढ़ सकता है, ठीक है, इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड विथ ए फाइनाइट टाइम। किसी भी लिमिट या फिर निश्चित समय या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में आप नहीं कह सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की तरफ पहुंच जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। सेकेंड लॉ होता है वो आपका कंसेप्ट ऑफ हीट पर रिलेटेड होता है। और आप ये भी बात याद रखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के कितने लॉ होते हैं, तो 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 0, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 4 लॉ आप कह सकते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है आपका,
द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर थ्रू रेडिएशन इज कॉल्ड। तो आपका रेडिएशन को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको पायरोमीटर बोला जाता है। एक प्रकार का थर्मोमीटर ही होता है, बट थर्मोमीटर आपका स्मॉल टेम्परेचर को मापता है, ये आपका हाई टेम्परेचर को मापा जाता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं इसे इंफ्रारेड थर्मोमीटर बोला जाता है, थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कुछ और डिटेल्स आपके पायरोमीटर के बारे में दिया गया है। इस पीडीएफ को भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में आपको ज्वाइन होने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा 19वां नंबर क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन इज। तो लीनियर एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है वो आपका इतना दिया गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गैस बिल भी पूछा जा रहा है। तो यही है कि आपका जो क्यूबिकल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन का रिलेशन जो आपका होता है, इट्टा बराबर आपका होता है 3 अल्फ़ा। लीनियर एक्सपेंशन को अल्फ़ा से लिखेंगे और क्यूबिकल एक्सपेंशन को अगर इट्टा से लिखेंगे तो इसका रिलेशन ये हुआ। तो यहाँ पे अल्फ़ा पूछा जा रहा, अल्फ़ा दिया गया है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 3 अल्फ़ा बराबर इट्टा हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका 27 × 10⁻⁻6 हो जाएंगे। यहाँ पे डेरिवेशन दिया गया है आप सभी के हित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज दे कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन। आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को भी और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के लिए आप पॉलिटेक्निक पॉइंट के वेबसाइट पे चले जाएंगे, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का भी लिंक शायद मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो बेटू पॉलिटेक्निक करके सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलेगा, वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। धन्यवाद।